ये 10वां झारखंड संयुक्त राज्य अधिवेशन दुमका जोहार में चल रहा है और यह राज्य अधिवेशन केवल झारखंड में ही नहीं हो रहा है बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसके राज्य अधिवेशन चल रहे हैं और उसी क्रम में अभी आपके झारखंड में भी हो रहा है। और इस झारखंड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो साथियों भी वामसेन के जितने भी सहयोगी संगठन है लगभग 90 से ऊपर जो है सहयोगी संगठन है और उसका एक सहयोगी संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा और ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ उसका सहयोगी संगठन। तो अभी जो विषय है इस विषय पर आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां पूर्व की वक्ताओं ने दी है। मैं कल नहीं कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर चूंकि संगठन का जो विस्तार अभी लगातार जो है पूरे झारखंड में हो रहा है और अगर मैं एक क्रमवार बताऊं आपको तो झारखंड के अंदर अभी 28 अभी हम लोगों ने जुलाई में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अधिवेशन किया रांची में। उसके पश्चात 7 अगस्त को महिलाओं का जो हमारा संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ, तो 7 अगस्त से लेकर यह पलामू से कार्यक्रम शुरू हुआ और गिरिडीह में लगभग 15 जिलों का कार्यक्रम होते हुए संपन्न हुआ 22 अगस्त। उसी बीच में हमारा जो सहयोगी संगठन है बीएनपी उसका भी स्टेट कन्वेंशन आपके बोकारो दुमका में हुआ 9 तारीख को सितंबर में, अगस्त 9 अगस्त। उसके बाद 30 अगस्त को और 2 सितंबर को हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था जिसमें झारखंड में भी अलग अलग जिलों में आंदोलन किया। इसके पश्चात उसी क्रम में 8 सितंबर को विद्यार्थियों का स्टेट कन्वेंशन चतरा में हुआ जिसमें पूरे स्टेट के लोग पार्टिसिपेट किए। इसके पश्चात 10 सितंबर को हमारा स्टेट मीटिंग समीक्षा मीटिंग रहा रांची में और अभी आज 15 सितंबर को अधिवेशन होगा। तो पूरे झारखंड में लगातार अलग अलग एरिया में अलग अलग भौगोलिक एरिया में और अलग अलग सामाजिक एरिया में इस संगठन का विस्तार प्रचार प्रसार करने के लिए लगातार ये कार्यक्रम प्लान बनाकर चल रहे हैं। क्योंकि इस देश के अंदर हम जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और ये जो विषय आपको लगाए गए ये विषय चाहे ओबीसी की जनगणना का सवाल हो या ईवीएम मशीन के द्वारा जो हमारे वोटों की चोरी हो रही है और इस देश के अंदर जब से ईवीएम आई है तब से लगातार गैर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाई जाती है। वो संवैधानिक सरकार नहीं है, ये गैर संवैधानिक सरकार बन रही है। और इसके साथ ही अभी देश झारखंड के अंदर देखा जाए तो अभी बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला थोड़े दिन से खड़ा हुआ और अभी देवड़ी मंदिर का भी आपने मामला देखा वो भी खड़ा किया गया। तो भारत के अंदर ये जो ब्राह्मण है इस देश के अंदर धार्मिक विग्रह करना चाहते हैं। तो आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी प्राकृतिक व्यवस्था को मानने वाला है, प्रकृति को स्वीकार कर मानने वाला है, लेकिन उसका जो हिंदूकरण करके और उनकी जमीनों पर जो है कब्जा किया जा रहा है और हिंदूवादी व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने बनाई है वो ब्राह्मणवादी प्रतीकों को वहां पर स्थापित किया जा रहा है। ये स्थापित करने का जो काम चल रहा है इसको लेकर भी बड़े पैमाने पर षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये देवड़ी का जो बड़ा मामला आया तो वहां पर उन लोगों ने आदिवासी और ओबीसी को आपस में लाने का प्लान बनाए हुए। मैं खुद वहां पर गया और जब वहां पर जानकारी किया तो पता चला कि उसके पीछे पर्दे के पीछे ब्राह्मण काम कर रहा है, वो ब्राह्मण सामने आ नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों को आगे करके वहां पर वो जो स्थल है उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वहां पर पहले से आदिवासी लोगों का पूजा स्थल है। तो इस तरीके के जो षड्यंत्र देश के अंदर चल रहे हैं और जो घुसपैठ का मामला चल रहा है तो भारत के अंदर घुसपैठिया कौन है इसी जानकारी कैसे चलेगी? तो आप राशन कार्ड बना रहे हो, आप आधार कार्ड बना रहे हो, तो बांग्लादेश ने कहा कि राशन कार्ड आधार कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आप डीएनए कार्ड बना लो, आप डीएनए कार्ड लागू कर दो और जैसे ही आप डीएनए कार्ड लागू करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन मूल निवासी है कौन विदेशी। और जब ये डीएनए कार्ड लागू हो जाएगा और कार्ड के द्वारा जब पता चल जाएगा टेस्ट करने पर कौन मूल निवासी कौन विदेशी है तो मूल निवासी लोगों को मूल निवासी की सुविधा मिलेगी और जो विदेशी है उनको विदेशी का सुविधा मिलेगी संविधान में। तो भारत के संविधान में किसी भी विदेशी को वोटिंग राइट नहीं है, ये मालूम है आप लोग। तो ये डीएनए कार्ड बनाने से ये जो घुसपैठ का मामला जो खड़ा किया जा रहा है ये भी इसके पीछे भी ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, वो आपस में लड़ाने के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर माले जी ने बताया
कि जो खनिज संपदा है, और जो राजा सुरेश सर ने भी इसका जिक्र किया कि जो खनिज संपदा इस जमीन के अंदर है, उनकी नजर उस खनिज संपदा पर है, वो उस खनिज संपदा को निकालना चाहते हैं, और इन्होंने ब्राह्मण और बनिया मिलकर जो है इस देश को लूटने का प्लान बनाए हुए। जैसा मणिपुर ने किया, तो मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई? अब गांव में रहने वाला व्यक्ति को AK-47 दिया गया, AK-47 का आदमी कैसे चला सकता है? तो उसको बकायदा ट्रेनिंग दिया गया पहले, ये ट्रेनिंग देने का काम आरएसएस लोग कर रहे हैं। अभी मुस्लिम साहब ने तो पूरा किताब ही लिखा, आरएसएस आतंकवादी संगठन है। तो ये चीजें ये हम लोग को समाज में समझनी होगी, और इस तरीके से जो आतंकवादी संगठन के लोग इस देश के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, अगर इसकी जानकारी समाज को होती है तो समाज बड़े पैमाने पर जागेगा और जुड़ेगा, और जब इकट्ठा होगा तो शक्ति का निर्माण होगा, और जब शक्ति का निर्माण होगा तो इस देश में जितनी भी गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं उसको रोकने का काम कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से इस देश के जो आदिवासी लोगों का स्वायत्त शासन व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम चल रहा है। देवरी में ग्राम सभा ने बैठक बुलाई, और वो बैठक करके ये जो देवरी प्लॉट का मामला था उसको हल करना चाहते थे। अब ग्राम सभा ने बैठक बुलाई, तो ग्राम सभा को ही लोग पुलिस के लोग धमकी दे रहे हैं, आप बैठक नहीं कर सकते, धारा 144 लागू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आदिवासी का जो कस्टमरी लॉ खत्म क्यों हो रहा है, या खत्म करने का षड्यंत्र क्यों हो रहा है? क्योंकि आदिवासी हो या SC/ST हो, OBC हो, अगर वो हिंदूवादी प्रतीकों को मानेंगे, हिंदूवादी व्यवस्था का स्वीकार करेंगे, तो उसका आधार बनाकर ब्राह्मण लोग उनको हिंदू घोषित करेंगे, और हिंदूवादी घोषित करते ही समाज में डिवाइडेशन करेंगे, और डिवाइडेशन करने के बाद हमारे लोगों को साथ में लेकर वो हिंदू प्रतीकों को स्थापित करेंगे, और हमारे आदिवासी का जो भी कानून है उसको खत्म करने का काम करेंगे, जैसे उसी का डिस्ट्रिक्ट है, उसी का हिस्सा है। तो ऐसे ही पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि जो जमीन के अंदर से खनिज संपदा है वो निकालना चाहते हैं, और उसकी इंटरनेशनल लेवल पर पूंजीपति लोग उसका मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये षड्यंत्र चल रहा है सारा। और हम देश की व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, तो देश में न्यायपालिका है, देश में कार्यपालिका है, देश में विधायिका है, देश में मीडिया है, ये लोकतंत्र के 4 पिलर है, लेकिन इन चारों पिलर पर आज की डेट में ब्राह्मणों का कब्जा है, और ब्राह्मण विदेशी है। ये बात क्यों मैंने कह रहा हूं, ये DNA का अंदर खुलासा हो चुका है, और साहित्यों के आधार पर उन्होंने लिख रखा हुआ है। तो अंग्रेज भी विदेशी थे, ये भी विदेशी है, और ये सारी व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। तो अगर हमारे देश के मूल निवासी लोगों को, SC/ST OBC को, माइनॉरिटी को अगर ये बात पता चलती है कि भारत के अंदर जो ब्राह्मण है, यूरेशियन है, विदेशी है, इनका DNA विदेशी है, और ये विदेशी लोग हैं जो हमें वाले काम कर रहे हैं, तो ऐसी जानकारी होने के बाद उनके सोच में, उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और वो मूल निवासी लोगों के साथ इकट्ठा होकर ये जो हर तरह के जो गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं उसको रोकने का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें भविष्य में करना होगा। तो साथियों, समय का अभाव है, बहुत लंबी बातें न रखते हुए इतना ही कहते हुए कि अभी OBC की जाति जनगणना का सवाल चल रहा है, और ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं होना चाहिए। RSS की मीटिंग में उन्होंने आपत्तिजनक बातें की, यानी OBC की जनगणना कराने के पक्ष में वो नहीं है। तो क्यों पक्ष में नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर SC/ST की तो जनगणना हो रही है, अगर उसी तरह OBC की भी हो गई, तो OBC की मंडल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार संख्या 52%, और अभी उनकी संख्या 60% से ऊपर हो गई होगी, तो ये हिस्सा ब्राह्मण खा रहे हैं। इसकी जानकारी OBC के लोगों को पता नहीं है, और जैसे ही OBC की जाति जनगणना होगी तो वो आंकड़े निकल कर आ जाएंगे, आंकड़ों के साथ सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर आ जाएंगे, और जैसे ही सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर आंकड़े आएंगे तो अभी तक जो OBC के लोग मिलकर बीजेपी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों का मोर्चा उनके खिलाफ खुल सकता है। ऐसा हो सकता है, या जो लोग गुमराह होकर उनका साथ दे रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी से हमारा भला होगा, तो कांग्रेस गठबंधन की सरकार आती है तो हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, बीजेपी गठबंधन सरकार आ रही है तो हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, और दोनों चलाने का ब्राह्मण कर रहे हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी से हमारा भला होने वाला नहीं है। इसलिए माहौल निशान साहब ने कहा कि SC/ST OBC माइनॉरिटी का तीसरा मोर्चा बनाओ। राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया। अभी लगभग 83 से ज्यादा पॉलिटिकल लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, यानी ये केवल SC/ST OBC माइनॉरिटी का हो। तो इस तरीके से पूरे देश में लोगों को जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों को भी जोड़ने का ये महाअभियान है। जो समाज हमारा 6000 से ज्यादा सामाजिक समूह में बटा हुआ है, उनको जोड़ने का अभियान है। और अगर हम लोग इनको जोड़ने का कार्य करते हैं तो अभी हम भारत के 32 राज्यों में हैं,
670 जिलों में है, 4000 तहसीलों में है, 1.5 लाख से अधिक गाँवों में है। और अगर यहाँ तक अभी पहुंचे हुए हैं और अभी ही मान्य जी ने बताया कि जब प्रोटेस्ट किया आरएसएस हेडक्वार्टर पर तो मोहन भागवत की भाषा बदल गई। क्या बोल रहे हैं? हमारा डीएनए मुसलमानों का डीएनए एक है, हम आदिवासी के वंशज हैं, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। ये जो भाषा बदल रही है, ये भाषा ऐसे ही नहीं बदल रही है। दुनिया के लोग आरएसएस से डरते हैं, पर मोहन भागवत को वहां से डरते हैं। तो भी मोहन भागवत जो है, ये जो भाषा बदल रहा है, तो ब्राह्मण बोलता है तो खतरनाक होता है और सच बोलता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बातों में नहीं आना। हम इस देश में परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन के लिए आपको इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन आंदोलन ही हमारे पास एक प्रश्न विकल्प है। इसलिए हमारे पास जो भी बुद्धि है, जो भी पैसा है, जो भी समय है, जो भी हुनर है, इन सभी का समाजीकरण करना होगा और जन आंदोलन की तैयारी करनी होगी। तो क्या करना होगा? एक गांव में कम से कम 50, अधिकतर 250 लोगों को तैयार करना है, 6 लाख गांवों तक जाना है और 6000 जाति समूह के लोगों को जोड़ना है। और ये भौगोलिक और सामाजिक नेटवर्क को पूरा करने से ही आने वाले 2030 तक लगभग 6 लाख गांवों तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये जो देश की सत्ता में बैठे हुए लोग जो गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इनको हम उतारने लायक हो जाए, परिवर्तन करने लायक हो जाए। तो ये कार्य हम लोग करना है, ये कार्य आप लोग करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जोहार, जय बोलो।